आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं मंडे के लिए बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने खुद को चारों सेगमेंट्स के अंदर किस प्रकार से प्लेस किया है मंडे के लिए और क्या उनकी रणनीति रह सकती है। पर मंडे पर के डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे को भारतीय बाजारों में हुआ क्या। जैसे कि आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा, मैंने कहा था कि एफआईएस का डाटा नेगेटिव है, बाजार नेगेटिव रह सकते हैं। बाजार नेगेटिव हुए भी, मतलब कि जैसे कि हमारी थ्योरम थी कि हम 24,500 के नीचे शॉर्ट करेंगे और उसको राइड करेंगे, और क्योंकि बाजार को 24,500 शॉर्ट करना बनता था और उसने 300 पॉइंट दिए भी, बट वो कवर नहीं हुए। क्यों? बाजार ठहरा नहीं वहाँ पर। मैं यहाँ पर आगे ज्ञान कितना भी पेल दूँ, बट शॉर्ट्स कवर नहीं हुए। शॉर्ट एक्चुअल में लॉस में ही कवर हुए हैं। क्यों? अगर किसी ने 24,500 के नीचे शॉर्ट किया भी था तो उसको कवर करने का समय नहीं मिला। मतलब कि अगर कोई प्रूडेंट इंसान था या मान लो कॉशियस व्यक्ति था तो उसने 200-300 पॉइंट लेकर कवर कर लिया होगा। बट अगर 24,500 के नीचे टेक्निकल सपोर्ट ब्रेक हुआ था तो 200-300 पॉइंट पर एक्चुअली रुकना नहीं चाहिए था। बाजार वहाँ से रिवर्स कर गया और ये वापस 24,500 के ऊपर गया। 24,537 का हाई काटा। 24,537 क्या था? 6 नवंबर का हाई था, उसको काटा। देर आफ्टर एक बड़ी रैली स्टार्ट हो गई। तो हमारे दोनों ट्रेड्स बनते थे इसमें, लेकिन इतना कोई कर नहीं पाता। एक्चुअली समझिए, मैं यहाँ पे ज्ञान कितना ही पेल दूँ, बट एक्चुअली में ट्रेडिंग करते समय इमोशंस इतने अटैच होते हैं कि पोजीशन कटती नहीं है, रिवर्स पोजीशन बनाई नहीं जाती, तो वो फिर राइड नहीं होता। यहाँ पे कहना आसान है मेरे लिए कि आपने 24,500 के नीचे बेचा होता। मेरा थ्योरम यही था, मैं 4 वीडियो से यही बोल रहा हूँ, 24,500 के नीचे शॉर्ट बनता है, शॉर्ट बनता है। वो शॉर्ट हुआ भी, बाजार गिरा भी वहाँ से, बट वो रिकवर बहुत जल्दी हो गया। मतलब विदिन 15-20 मिनट्स वो रिकवरी स्टार्ट हो गई। हाँ, ये हो सकता था कि आपने जैसे किसी को ऐसे प्रूडेंट व्यक्ति है या मतलब कॉशियस है कि हाँ मेरे को 200 पॉइंट मिल गए फ्यूचर्स के अंदर, आई विल कवर माई शॉर्ट्स। बट किसी ने ये किया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मेरे हिसाब से नहीं हुआ ऐसा। उसका जो शॉर्ट था वो लॉस में ही कटा है। इसी वजह से बाजार 24,700-750 के ऊपर निकला, क्योंकि सबने जिन्होंने शॉर्ट किया था 24,500 के नीचे, उनके सभी के स्टॉप लॉस 24,600 के ऊपर ही थे। इसी वजह से ये एक तेजी बनी, और एक जो इसके कारण निकल के आ रहे हैं, जो ये मंदी हुई और वापस तेजी हुई, उसके 2-3 कारण निकल के आ रहे हैं। पहला कारण था बॉम्ब थ्रेट। किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन एक्चुअली में एएनआई जो हैं हमारे न्यूज़ मीडिया हाउस, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि आरबीआई को उड़ाने के लिए एक बॉम्ब थ्रेट आया रशिया से। तो हो सकता है कि इसी वजह से बाजार, किसी को पहले पता चल गया हो, उसने शॉर्ट किए हों, पॉसिबिलिटी है। देखिए, हर चीज़ का बाजार में ताल्लुकात होता है। तो हमें 9:53 पर यह ट्वीट मिला, किसी को शायद तक पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, उसने शॉर्ट कर दिया हो, फिर 10-15 मिनट 20 मिनट कुछ नहीं हुआ, रिकवरी हो गई हो। दूसरा, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सीधी सी बात है, एल्गो ट्रेड ट्रिगर होने थे। तो रॉयटर्स की तो पेंट खुलनी थी कल, क्योंकि देखिए इतना बड़ा जब मूव आता है तब राइटर्स को नुकसान होता ही है। दुनिया की कोई ताकत राइटर्स को इससे बाजार में नहीं बचा सकती। उनको नुकसान हुआ है कल, और बहुत ज़ोरदार हुआ है। समझदार व्यक्ति वही था जिसने सेंसेक्स में काम नहीं किया, और किसी की मजबूरी थी कल सेंसेक्स में काम करना, राइटिंग करनी, तो उसको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। क्योंकि ऑप्शंस इतनी जल्दी स्पाइक किए कि किसी को इतनी उम्मीद भी नहीं थी। मतलब कि अगर आप समझें, 81,500 का पुट 1,500 से 0 हो गया। बहुत बड़ी रैली में 2,000 पॉइंट की रैली, मतलब 1,500 पॉइंट गिर के वापस से 600 पॉइंट ऊपर बंद होना कोई मामूली बात नहीं थी। और तीसरा एक जो कारण है, जो मेरा फेवरेट ट्रेड बनता है, और एक्चुअली यही एल्गो ट्रेड में ट्रिगर हुआ है मेरे हिसाब से, चाइना डाउन था। मैं हमेशा बोलता हूँ, चाइना अगर वीक है तो हमारे यहाँ पर तेज़ी होना थोड़ा सा स्वाभाविक बनता है, और वही एक्चुअली में हुआ। चाइना तेज, चाइना मंदा था, हम मंदे हुए। मुझे जहाँ तक प्रॉब्लम कॉस्ट लगता है, ये बॉम्ब थ्रेट का ही एक था कि जिसके वजह से बाजार थोड़े से नीचे आए, अदरवाइज बाजार वापस तेजी पकड़ ली।
ठीक है, डाटा भी मंदा था, तो मंदी का डाटा था, उसको रिस्पेक्ट किया, वापस से तेजी आई और बहुत शानदार रिकवरी भारतीय बाजारों ने दिखाई। अब हम बात करते हैं मंडे के लिए एक्चुअली में डाटा किस प्रकार से प्लेस है। फर्स्ट सेगमेंट कैश सेगमेंट जो हमारा है, कैश में एफआईज ने क्या किया, 2335 करोड़ का माल खरीदा और डीआईज ने 732 करोड़ का माल बेचा। अब जो ये बाइंग हुई है ना, मैं आपको बता दूं, बाइंग हुई है लार्ज कैप्स के अंदर, बड़े बैंक्स आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, उसके बाद में रिलायंस के अंदर ये बाइंग हुई है। इसी वजह से इंडेक्स बहुत अच्छे चले हैं। आईटी के शेयरों में बाइंग बहुत बढ़िया हुई है क्योंकि सेंसेक्स के अंदर आईटी का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू बैंक्स। तो इसी वजह से ये जो बाइंग हुई है सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बढ़िया बाइंग हुई है और किन्हीं हाई पी वैल्यूएशंस में भी बाइंग हुई है ये, और लास्ट मंथ है ये एक्चुअली के अंदर क्वार्टर का, तो भी हो सकता है। आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा इस चीज़ को। आगे अगला डाटा आता है, मतलब ये डाटा तो बहुत पॉजिटिव है। कैश का डाटा एब्सोल्युटली पॉजिटिव डाटा, अच्छा डाटा है। इंडेक्स फ्यूचर्स, मैं पहले ही बता दूं, इंडेक्स फ्यूचर का डाटा भी बहुत पॉजिटिव है। मतलब कि एक्चुअली में खुद को इन्होंने तेजी के लिए प्लेस किया है। किस प्रकार से, 4500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 3000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी काट लिए। डाटा इतना ज़्यादा नहीं है बट पॉजिटिव है, मतलब कि नंबर बड़ा नहीं है। आपको दिखेगा कि 4500 और 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर आप इनको क्यूमुलेटिव करेंगे तो करीबन 7500 कॉन्ट्रैक्ट ये बनते हैं। अब इससे हुआ क्या, हमारे नेट शॉर्ट पिछले दिन कितने थे, 68,000 पर नेट शॉर्ट थे हमारे, जो आज घट कर कितने हो गए, 60,500। मतलब कि एक तेज़ी की तरफ इशारा करता है। तो ये एक डाटा, ये भी पॉजिटिव डाटा माना जाएगा। हमारा लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो जो 41% पहुंच गया था, अब वो घटकर कितना हो गया था, 39.94 हो गया था, वो बढ़कर कितना हो गया, 41%। मतलब कि 40% से हम 41% लॉन्ग टू शॉर्ट में पहुंच गए। तो एक्चुअली में दोनों डाटा अगर आप देखें, पहला कौन सा, एफआईएस कैश का पॉजिटिव है, एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव नहीं है बट एक शुरुआत मान सकते हैं अपन। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट टू द मार्केट कंडीशंस, यूएस कैसे परफॉर्म करते हैं, हमारे डाटा कैसे आते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव है। मतलब करीबन 76,250 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और शॉर्ट कर दिए 35,227 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए। मतलब कि इतना बढ़िया पॉजिटिव डाटा है ये। और ये एक्चुअली वापस ये बाइंग या इंडेक्स फ्यूचर की बाइंग कहाँ हुई है, लार्ज कैप्स के अंदर। लार्ज कैप्स में इतनी बाइंग की जा रही है क्योंकि इंडेक्स को ऊपर रखा जा सके। ऑप्शन का डाटा आज रीड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सेंसेक्स की एक्सपायरी का कंटेंट है, तो हम उसको डाटा अगर हम पढ़ेंगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। डैट इज़ अ मिसलीडिंग हो सकता है मेरा बताना आपको, तो मैं वो चीज़ नहीं बता सकता आपको। मंडे को हम उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज डाटा बहुत पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं मंडे के लिए बाजार रह कैसे सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बात किया था 24,500 के नीचे शॉर्ट है, 24,600 के ऊपर लॉन्ग है, बात खत्म होती है यहाँ पर। अब हमारा क्या रहेगा आगे के लिए डिस्कशन। ये एक्चुअली में मैं जो बताने जा रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि किस प्रकार से काम करना है, क्योंकि ये एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। तो आप जो भी करें फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर करें, पहली बात। अब हम डाटा को समराइज़ करते हैं। डाटा पॉजिटिव है, नो डाउट। कैश का डाटा पॉजिटिव है, इंडेक्स फ्यूचर का डाटा पॉजिटिव है, स्टॉक फ्यूचर का डाटा पॉजिटिव है। अब हमारा क्या रणनीति रह सकती है, मैं ऑप्शन वाइज नहीं बता रहा हूँ। ऑप्शन महंगे होते हैं, ऑप्शन में काम करने का कोई मतलब नहीं है। एट द मनी की कॉल और पुट अगर 150-200 रुपये की है, 150 के आसपास है, तो कोई मतलब नहीं है काम करने का। एक बात समझिए, अगर एट द मनी 24,700 की पुट या 24,750 की कॉल और पुट 150, 160, 130, 40 रुपये की है, तो उसमें काम करने से कोई मतलब नहीं है। ये अगर 80-90 रुपये होती है तब इसमें काम करने का मतलब समझ में आता है। अदरवाइज 150 पॉइंट मतलब कोई मीनिंगफुल तो नहीं है। एक दिन खड़ा रह गया, आपका डेटा डिकी हो जाएगा। अब हम आते हैं डाटा के ऊपर। तेजी है, तेजी कहाँ तक की है। पहला टारगेट मेरा बनता है 25,000, ठीक है। 25,000 से पहले 24,800 को स्ट्राइक करना पड़ेगा, 24,800 के ऊपर टिकना पड़ेगा और वहाँ से जो तेजी आएगी वो 25,000 तक आएगी।
बट 25,000 से आगे मुझे नहीं लगता 25,000 से आगे थोड़े समय के लिए जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसका कारण है अगले हफ्ते फेड मीट है, तो फेड मीट से पहले इतनी तेज़ी मुझे होना लॉजिकल लगता नहीं है। और दूसरा एक जो कारण मैं आपको समझाऊं, यूएस के अंदर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। अगर आप गौर करेंगे या नहीं करेंगे, डाउ जोन्स धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब गिर रहा है डेली, धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब 7 सेशंस में शायद 6 सेशन नेगेटिव बंद हुए हैं। नैस्डैक 20,000 से ऊपर गया और वहाँ से करेक्ट हुआ। 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, सभी ब्रोकरेजेस ने 20,000 का लेवल दिया, सब ने कहा तेज़ी हो रही है, तेज़ी हो रही है। 20,000 के लेवल से ये घूमा है वापस। तो ये एक्चुअली में थोड़ा सा कॉशियस वाली चीज़ है, क्योंकि नैस्डैक की तेज़ी होने की वजह से हमारे आईटी में बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई है, हमारे मिड कैप्स के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई है। क्योंकि समझिए, जो आपका मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स है वो वापस से ऑल टाइम हाई के करीब है, मतलब 13,070-80 के आसपास होगा, वो 13,300 का उसका शायद लाइफ हाई है। वहाँ से 200-300 पॉइंट दूर होना कोई नहीं है, मैं लाइफ हाई मानता हूँ उसको। मतलब इतनी ज़बरदस्त तेज़ी मिड कैप्स में हुई है, क्यों? आईटी का वेटेज वहाँ पर ज़्यादा था, अदरवाइज़ कोई तेज़ी नहीं हुई है। और ये थोड़ा सा कॉशियस वाला हो जाता है कि अगर नैस्डैक में थोड़ी सी मंदी हुई, थोड़ा सा ही पुल बैक आया, तो ये हो सकता है कि हमारे लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि हमारे चीज़ें नहीं बदली है। मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, हम तेज़ी करेंगे, तेज़ी है, बट आपको एक माइंड में स्टॉप लॉस ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके नीचे अगर जाता है तो मैं अपने स्टॉक की या मेरे इंडेक्स की पोजीशन को कट करूं, अदरवाइज लेकर बैठने में माल कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है कि आप फंस जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर 24,500 वापस अगर ब्रीच होता है ना, तो आपको कॉशियस होना पड़ेगा। आप थोड़ा समझ के काम कीजिएगा। अगर 24,500 अगर ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ वापस से, दैट टाइम ये वापस से 24,200 को टच करने जाएगा और उसके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इस बार फिर वो एक्सेलरेशन हो जाएगा कि हाँ ये एक पुल बैक रैली थी, एक्सपायरी की रैली थी। और ऐसा होता भी है, जिस दिन एक्सपायरी होती है अगर उस दिन नीचे से अगर रैली आ रही है, दैट इज़ अ पॉसिबल कि किसी ने चीटिंग की है, किसी ने अपने एल्गो ट्रिगर करवाई है उसको, ऑप्शन राइटर्स को ट्रैप करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब एक मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ हाई वैल्यूएशन स्टॉक से दूर रहना चाहिए। मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कि डी मार्ट, बात करते हैं डी मार्ट की। डी मार्ट बहुत बढ़िया स्टॉक है, सामने सबको दिखता है, सब इसमें ख़रीदारी करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर हैं, हर साल सेल्स के अंदर ग्रोथ है। अक्टूबर 2021 इसका हाई था 5,900, और ये 5,900 जब हुआ था ना, तो इसका करीबन पी वैल्यूएशन हो गया था 300 का। 300 का पी वैल्यूएशन हो गया, और वहीं से ये स्टॉक, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल के अंदर सबसे बड़ा वीकली वॉल्यूम था। मतलब कोविड का अगर मैं निकाल दूं, अदरवाइज सबसे बड़ा वीकली वॉल्यूम करीबन 10 मिलियन शेयर्स एक्सचेंज हुए थे 5,900 के आसपास, वही उसका हाई था। अब एक चीज़ समझने वाली बात है, 300 का पी एकदम हाई के ऊपर और वहाँ पर इतना बड़ा वॉल्यूम, तो ये एक चीज़ बताते हैं किसी ने एक्सचेंज ऑफ हैंड कर लिए और किसी को माल चेप दिया। वहाँ से करीबन 8 महीने के अंदर ये 50% करेक्ट हो गया, 43% करेक्ट हो गया, मतलब 3200 तक भाव आ गया। अगर आप इसको गिरना नहीं बोलते तो मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्या बोल रहे हैं। और एक चीज़, 2021 में ब्लिंकिट ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, जोमेटो ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, हाँ मतलब इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे उस समय 2021 में। तो एक बार इतने पॉपुलर नहीं थे जितने आज हैं। आज हम कह सकते हैं कि डीमार्ट को ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो ये एक्चुअली में टक्कर दे रहे हैं, ये उनकी सेल्स को खा रहे हैं। आज ये कहना एकदम वैलिड पॉइंट है आपका कि आप ये कहें कि जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, या ये लोग क्या कर रहे हैं, डीमार्ट को एक्चुअल कंपटीशन दे रहे हैं और उनकी सेल को थोड़ा सा डंप करवा रहे हैं, इसलिए प्राइस टूट रहा है। पिछले रिजल्ट के अंदर 10% गिरा था और ये कंटिन्यू गिरता जा रहा है। लेकिन 2021 में क्या था, 2021 में था हाई पी वैल्यूएशन।
यही आपको समझना है कि 300 का पी मल्टीपल हो गया, कोई तो माल ठोकेगा अपना। तो ये चीज़ समझने वाली है कि हाई पी वैल्यूएशन के अंदर आप ये मत सोचिए कोई गिर नहीं सकता। ये अपने थॉट को आपको चेंज करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टर नए हैं, मान लीजिए हमें माल इस समय हो गया, हमें पता है कोई भी माल, कोई भी शेयर ठुक सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी शेयर ठुक सकता है, इसमें कोई भी में सारे आते हैं। कोई कितना ही बड़ा हो वो फॉल हो सकता है। कोई समय में येस बैंक को लोग बड़ा मान रहे थे, येस बैंक भी ठुक गया। इस बात को समझिए। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ। लोगों ने ये चीज़ देखी नहीं है, हमने ये चीज़ देखी है कि कितना भी बड़ा कोई फंड हाउस, कितना भी बड़ा कोई ग्रुप क्यों ना हो, वो ठुक सकता है। एवरीबडी हैज़ टू फॉल। दिनमान जब खराब आते हैं इंसान के तो पूछकर नहीं आते। जब इंसान का दिन खराब होता है तो वो कितना ही बड़ा हो ठुक जाता है वो। आप ये मत मानिए कि ठुकेगा नहीं, कोई भी ठुक सकता है। शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी किसी की औकात पता चल सकती है, और ये कारण है। यहाँ पे आप ऐसा प्राउड मत कीजिए कि मैंने आज 10,000 कमा लिए, 15, अरे क्या 10-15 हज़ार में आप घूम रहे हो। लोग यहाँ पर बहुत बड़ा गेम खेल लेते हैं, और प्राउड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि कोई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास कोई शेयर है, वो कितने भी बड़े वैल्यूएशन, अगर उसका वैल्यूएशन ज़्यादा है, वो सस्टेन नहीं करेगा। मैंने आपको एक क्लासिकल एग्जांपल बताया, डीमार्ट का, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। अक्टूबर 21 के अंदर उसका पी वैल्यूएशन क्या थे, उसके कितना था, उसके बाद उसका अर्निंग भी बढ़ा है, ऐसा नहीं अर्निंग नहीं बढ़ा। अब पी मल्टीपल घटकर कितना आ गया, 90 के पास। अभी भी एक्सपेंसिव है, अभी भी एक्सपेंसिव है, लेकिन अब तो इसके लिए दूसरी दिक्कतें हैं। ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, ये इसके लिए समस्या बन गई। अदरवाइज ये अभी भी महंगा है, क्योंकि बेचते तो थर्ड पार्टी का ही है। इधर से माल लिया उधर बेचते, खुद अब अपना डालते हैं ये माल। तो एक चीज़ समझने वाली है, हाई पी वैल्यूएशन के ऊपर इवेंचुअली आपको चाहे कोई भी फंड मैनेजर, कोई भी म्यूचुअल फंड वाला कितना ही बोले, अगर उसके पोर्टफोलियो के अंदर हाई पी वैल्यूएशन के स्टॉक है, वो ठुकेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल में, 1 साल में, 4 साल में इवेंचुअली लोगों को रियलाइज़ होगा इतना बड़ा मार्केट कैप सस्टेन नहीं होता, वो उसको गिरा देंगे। और गिराने में कोई समय नहीं लगता, पल भर का खेल है यहाँ पर, आपको समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या। इसलिए आप अपने स्टॉक को देखें। इंडेक्स, मैं कह रहा हूँ इंडेक्स ऊपर रहेगा, नो डाउट। इंडेक्स 2008 के क्रैश के बाद में भी संभला था, 2000 के क्रैश के बाद भी संभला था, आपका सत्यम का हुआ था तब भी संभला था। इंडेक्स हमेशा संभल जाते हैं, क्योंकि इंडेक्स को संभालने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब भारती को क्या किया जा रहा है, भारती को इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। भारती को इंडेक्स मैनेजमेंट तैयार किया, क्योंकि किसी ना किसी को रिप्लेस करना है अब, इसलिए भारतीय एयरटेल को तैयार किया जा रहा है। तेजी होगी भारतीय एयरटेल में, क्यों, इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडेक्स को मत देखिए आप निफ्टी, बैंक निफ्टी को मत देखिए, वो ऊपर ही जाएंगे। लेकिन आपका स्टॉक अगर सही नहीं है, उसका पी वैल्यूएशन ऊपर है, उसका आरओई कम है, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन अगर कम है और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर कम है, वो कंपनी सस्टेन नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। आप चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, डीमार्ट ले लीजिए ना, किसने पैसा बनाया पिछले 3 साल के अंदर, किसने पैसा बनाया। अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक मैंने अगर 5,900 की, देखिए अगर 5,900 प्राइस टच हुआ है तो बायर तो हुआ है। अगर प्राइस टच हुआ तो एवरी बायर हैज़ एवरी सेलर, तो किसी ने माल बेचा तो किसी ने लिया। मान लीजिए कि मैंने लिया 5,900 के ऊपर एग्जैक्ट प्राइस के ऊपर। अब 5,900 मैंने लिया, मेरे पास 3 साल हो गए, मेरा भाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हाई पी वैल्यूएशन स्टॉक था भाई। आप उसके ऊपर बना भी कितना लेते, 300 के पी मल्टीपल पर आप कितना बना लेते। और ऐसा नहीं था डीमार्ट की अर्निंग नहीं थी, तो वो तो डीमार्ट की अर्निंग इतनी आ रही है। ऐसी कंपनियां हैं जिनका 1100, 2500, 3000, 4000 का पी है, उनकी अर्निंग भी नहीं है। तो उनकी अर्निंग नहीं है तो सस्टेन कैसे करेगा? क्योंकि वो छोटे स्टॉक्स हैं। और अगर आपका उसमें पैसा चला भी जाएगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ना, इंडेक्स चलता रहेगा। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि हाई पी वैल्यूएशन स्टॉक से हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है, चाहे कोई कितना ही बोले।
न्यू एज बिजनेस चाहे कितने भी हो, एक्चुअली में एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन मैटर करते हैं। आप कॉल पुट कितना भी कर लीजिए, एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन मैटर करते हैं किसी भी स्टॉक का। अगर वैल्यूएशन नहीं है, अगर अर्निंग नहीं आ रही है, अगर पैसा नहीं कमाया जा रहा है, वो स्टॉक गिरेंगे। और ये सिंपल सी बात है ना, आप एशियन पेंट को देख लीजिए, पैसा नहीं बना, जीडीपी का नंबर कितना भी ऊपर दिखा दिया, 7.8 शायद दिखा दिया, 8.4 में दिमाग से निकल रहा है अभी, इतना जीडीपी का नंबर दिखा दिया, ग्रोथ नहीं आई। क्यों? ग्राउंड पर ग्रोथ नहीं है, ग्राउंड पर समस्या है, इसलिए ग्रोथ नहीं है। आप अब ये कह सकते हैं कि इनमें बॉटम बन गया, लेकिन मुझे नहीं लगता बॉटम अभी बना है। बॉटम बनाने के लिए कैटास्ट्रॉफिक सेलिंग चाहिए, वो नहीं हुई अभी तक। कोई भी स्टॉक का बॉटम जब बनता है, जब वहां पर नेगेटिव रेटिंग्स आती है उस सेक्टर के लिए, तभी बॉटम बनता है, अदरवाइज बॉटम नहीं बनता। आप चाहे 2008 के क्रैश को देखिए, 2008 के क्रैश में हुआ क्या था, जब S&P ने कहा नेगेटिव रेटिंग की, नेगेटिव आउटलुक या नेगेटिव रेटिंग दी, वहीं से उसका बॉटम बना बाजार का। तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने नेगेटिव, अब तो कंपनियां बोल रही है हमारी ग्रोथ नहीं आएगी, हमारी गोदरेज बोल रहे हमारी ग्रोथ नहीं आएगी। अभी तो बाजार को बोलने दीजिए, तब जाके कुछ बॉटम बनेंगे। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? तो स्टॉक्स में तो आप कॉशियस रहिए, फंस जाएंगे, आपकी सालों की पैसा बर्बाद हो जाएगा। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, पैसा बहुत जल्दी बर्बाद होता है, आप केयर नहीं करते उस चीज़ की। आपने कोई लाख रुपए का स्टॉक लिया, वो 50 हो गया, आप केयर नहीं करेंगे। आप क्योंकि आप जॉब पर जाते हैं, आप काम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए ढंग के स्टॉक्स में डालिए जहाँ पर पी वैल्यूएशन थोड़े से कम हो, या एलिवेटेड भी है तो कंपनी हमें दिख रही है। 50-60 का पी मल्टीपल है तो ठीक है, लेकिन मार्जिन्स अच्छे हैं, 30-40% के मार्जिन्स आते हैं, तो मुझे समझ में आता है 2%, आधा % का मार्जिन में यार क्यों लगा रहे हो पैसा? तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इतने लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े रहे। अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ी नॉलेज मिली हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।